आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरसुल तालाब 100% भरा होने के बावजूद कदीम शहर के साकिनान को सप्लाई हो रहा है 8 से 10 दिन की गैप से पानी। वाटर शटडाउन से यहाँ की सप्लाई का ताल्लुक न होने के बावजूद म्यूनिसिपल इंजीनियर्स कर रहे हैं यही बहाना। मुतल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। अवामी नुमाइंदों की खामोशी भी मानाखेज। असेंबली इंतखाबात के नताइज जाहिर हुए, गुजर गया पूरा एक हफ्ता। महायुति का मुकम्मल गलबा होने के बावजूद अब तक हल नहीं हो सका वजीर आला का मामला। ख्वाहिशमंदों की जानिब से शहर में जारी है बैनरबाजी। आगे आगे देखिए होता है क्या। नौबत दरवाजे से मुत्तसिल सड़क की तामीर में हायल मकानात के मुतासिरीन की हरसुल में बाज आबादकारी का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया हुक्म। इल्तिमा में पड़े इस रास्ते का तामीरी काम जल्द पाए तकमील को पहुंचने की है उम्मीद। और सरकारी राशन दुकानों की अनाज की कालाबाजारी है जोरों पर। दही साकिनान ने पकड़ा ताल्लुका सिल्लोड के जेरेंडी मुकाम पर ब्लैक मार्केटिंग के लिए ले जाया जा रहा अनाज और किया पुलिस के हवाले। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, हरसुल तालाब से कदीम शहर के 16 इलेक्शन वार्ड्स की हदूद में पानी फराहम किया जाता है। हालांकि साले रवा बेहतर बारिश होने के सबब ये तालाब लबालब हो गया, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लायक व फायक इंजीनियर्स की मेहरबानी से अब भी कदीम शहर के साकिनान को 8-8 और 10-10 दिन के वक्फे से पानी मिलता है। वाज़ेह है कि आज से 7 दिहाई कबल शहरियान की प्यास बुझाने के लिए उस वक्त की आंध्रा हुकूमत ने हरसुल इलाके में 350 एकड़ ज़मीन पर हरसुल तालाब तामीर करवाया था, जिसकी ऊंचाई 28 फीट है। कई बरसों तक इस तालाब ने शहरियान की आबबारी की, मगर म्यूनिसिपल अफसरान की लापरवाही देखिए कि जैसे ही जायकवाड़ी डैम तामीर हो गया, इस तालाब को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से तालाब की बेशतर ज़मीन पर अतराफ के किसानों ने कब्जा कर लिया और 350 एकड़ जमीन पर बने इस तालाब का रकबा सुकड़ कर रह गया। इस तालाब को जिन जराओं से पानी जमा होता था, उन जराओं पर भी शहरियान ने कब्जा कर लिया। फिर एक साजिश के तहत तालाब में पानी जमा होने के जराए ही खत्म कर दिए गए। फिर भी ये तालाब जो बरसात के सबब छलक पड़ता है, कदीम शहर के 16 इलेक्शन वार्डों को यहीं से पानी फराहम किया जाता है। जायकवाड़ी डैम से शहर में पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन आउटडेटेड हो गई है, जिसकी वजह से ये बार बार फूट जाती है और शहर की आबादी की मुनासिबत से यहाँ से पानी लिफ्ट करने में दुश्वारी आने की सबब इंतजामिया शहरियान को 5 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई कर रहा है, मगर हरसुल तालाब से पानी फराहमी में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद कदीम शहर के साकिनान को अब भी 8-8 दिन और 10-10 दिन के वक्फे से पानी फराहम किया जा रहा है। अब हाल ही के इस वाक़े पर गौर करे तो म्यूनिसिपल इंजीनियर्स की जाफरानी जहनियत साफ आया हो जाती है। पाइपलाइन की क्रॉसिंग और दीगर दुरुस्ती कामों के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने जायकवाड़ी डैम से जिन इलाकों को पानी फराहम किया जाता है, वहां 2 दिन का वाटर शटडाउन किया, मगर इसका ताल्लुक कदीम शहर के उन वार्ड से हरगिज न होने के बावजूद म्यूनिसिपल इंजीनियर्स ने आरिफ कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, रशीदपुरा और दीगर इलाकों के वाटर सप्लाई गैप में भी 2 दिन का इजाफा कर दिया। जब इनसे इसकी वजह पूछी गई तो वो साकिनान से ये झूठ कहते रहे कि इंतजामिया ने पाइपलाइन की क्रॉसिंग और दीगर कामों के लिए 2 दिन का वाटर शटडाउन किया है। अब बताइए भला इस वाटर शटडाउन से कदीम शहर के इन वार्ड्स का क्या ताल्लुक, जहाँ हरसुल तालाब से पानी फराहम किया जा रहा है। मगर इन अफसरान की तानाशाही के खिलाफ अवामी नुमाइंदे भी खामोश है, जिससे न सिर्फ म्यूनिसिपल इंजीनियर बल्कि अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। वजीर आला का मामला इल्तिवा में पड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत साजी में ताख़ीर हो रही है, जिस पर शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायद अंबादास दानवे ने सख्त अल्फाज में तनकीद की और इलेक्शन के नताइज पर कई सवाल खड़े किए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। या सगळ्या कपोलकल्पित गोष्टी कोण मांडतं कोण ठेवतं याला काही अर्थ नाही। ह्या सगळ्या गोष्टी मंत्रिमंडळाचा किंवा मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी, मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप, कोण कोण शपथविधी घेतं त्याच्यानंतरच स्पष्ट होईल। खरं तर उपमुख्यमंत्री पदाला काहीच अर्थ नाही। उपमुख्यमंत्री म्हणजे जनरल सगळ्या कॅबिनेट मंत्र्यासारखा आहे। याच्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयानं, उच्च न्यायालयानं स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे। हे एक नाममात्र मान देण्यासाठीचं पद आहे। बाकी उपमुख्यमंत्र्याला कोणता विशेष अधिकार आहे? काहीच नाही। जो कॅबिनेट मंत्र्याचा अधिकार तोच उपमुख्यमंत्र्याचा अधिकार आहे। अजून सरकार आलेलं नाही। या सगळ्या कपोलकल्पित बाबी आहेत, परंतु 2100 नव्हे तर 3000 रुपये लाडक्या बहिणीला दिले पाहिजे, अशा प्रकारची आमची मागणी आहे। आम्ही अशा पद्धतीनं मागणी करणार आहोत। 2100 नव्हे तर 3000 रुपये लाडक्या बहिणीला दिल्या पाहिजे आणि ज्या अटी शर्ती याच्यात कोणतीही कमी
बिलकुल झाली नाही पाहिजे. शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा करण्याची भूमिका मांडलेली आहे. भारतीय जनता पार्टीने ही सुद्धा भूमिका पूर्ण झाली पाहिजे. निश्चित येणाऱ्या काळामध्ये या विषयावर आम्ही काही शांत बसणार नाही. या विषयावर निश्चित आवाज उठवणार नाही. मी व्यक्तिगत कोणावर बोललेलो नाही, नाना पटोलेंवर पण मी बोललेलो नाही, ना काँग्रेसवर बोललेलो नाही. मी फक्त शिवसेनेच्या भूमिकेवर बोललेलो होतो, शिवसैनिकाच्या भूमिकेवर बोललेलो होतो. मी काँग्रेस किंवा काँग्रेसच्या कोणत्या व्यक्तीशी मुळीच बोललेलो नाही. माझा तो विषय पण नाही. सरकार तर खरं तर 2-3 दिवसात स्थापन व्हायला पाहिजे होतं. कारण क्लिअर मॅन्डेट मी म्हणेल भारतीय जनता पार्टीला, बाकीचे पक्ष त्यांच्या सोबत असले काय आणि नसले काय. भारतीय जनता पार्टी 145 जणांचं बहुमत सहज सभागृहात सिद्ध करू शकते. परंतु मला असं वाटतं भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्वच कोणी करायचं याच्यावरच भारतीय जनता पार्टीत एकमत होत नसावं म्हणून दिलं होतं. बाकीचे जे कारण लोक म्हणतात हे नाराज ते नाराज, यांनी काही थांबलेलं नाही. भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व कोणी करावं आणि कोणाला द्यावं याच्याच विषय मला असं वाटतं. त्याच्यामुळं ही स्थिती निर्माण झालेली असावी. कोण नाराज कोण खुश याला मला असं वाटत नाही. या भावनेला कुठे इथं अर्थ होतो. मदतीची गरजच नाही त्यांना, कोणाच्या गरजच नाही आहे. कारण कोणी आमच्याकडे आहेच नाही ना. आमची संख्या सगळी मिळून 40-45 आहे. त्याच्यामुळे गरज आमची असायचं काही कारण नाही आहे. त्यांचं नॅचरली बहुमताने त्यांना अजितदादांनी पाठिंबा दिलेलाच आहे ना. 40-42 काही जागा आहेत अजितदादांनी. नाही, अजितदादांनी क्लिअर सांगितलेलं आहे की जे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीचं करणार त्यांच्या मागे आम्ही उभं राहणार, असं अजितदादांची भूमिका जाहीर केली. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीकडे क्लिअर मॅन्डेट आहेच, क्लिअर बहुमत आहे. बरोबर आहे, अनेक प्रश्न आहेत. आज निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकार नसल्यामुळे काय होतं बघा, काल 10 कोटी रुपये वफ बोर्डाला हे केले. वफ बोर्डाच्या विरुद्ध हेच बोंब मारत होते. आणि आता यांचं सरकार आहेच ना, काळजी व मुख्यमंत्री आहेच ना. त्यांना न सांगता निर्णय घेतात का अधिकारी? कुठेतरी निर्णय झालेलाच असेल ना. म्हणून सरकार लवकरात लवकर स्थापन होण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. आता हे लाडकी बहिणीचा पण निधी वाढवला पाहिजे. हे सगळे विषय मला असं वाटतं या महाराष्ट्रासमोर आहेत. और सरकार लवकरात लवकर स्थापन झालं पाहिजे. असेंबली इंतखाबात में महायुति को शानदार जीत मिली है, मगर वजीर आला ओहदे को लेकर महायुति के दरमियान रस्सी खींच जारी है, जिसकी वजह से हुकूमत साजी में ताख़ीर हो रही है और शहर में बैनरबाजी का खेल शुरू हो गया है। शहर के पुरहुजूम इलाकों में सकल मराठा समाज की जानिब से बैनर्स लगाए गए हैं, जिस पर जली हरफों में लिखा है कि लाडला छावा दोबारा से वजीर आला चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता टर्म में शिवसेना उद्धव ग्रुप से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल तक हुकूमत की बागडोर संभाली और वजीर आला के ओहदे पर फायज रहे, मगर इस मर्तबा बीजेपी की जानिब से देवेंद्र फडणवीस को वजीर आला बनाए जाने की क़यास आराइयाँ जोर पकड़ने लगी हैं। इसी दरमियान सकल मराठा समाज की जानिब से शहर के पुरहुजूम इलाके नूतन कॉलोनी, सिल्ली खाना, इन इलाकों में लाडला छावा दोबारा से वजीर आला चाहिए, इस तरह की तहरीर के फ्लैक्स बोर्ड लगाए गए हैं। एकनाथ शिंदे की हिमायत में लगाए गए इन बैनर से मुत्तसिल अजीत पवार भावी मुख्यमंत्री और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस इस तरह के बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिसके सबब वजीर आला कौन बनेगा इस मौजू पर ज़ोरदार बहस होने लगी है और रियासत भर में सियासी माहौल फिर एक बार गर्म होता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है और रियासत महाराष्ट्र के वजीर आला की मसनद पर कौन विराजमान होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यही नहीं, गुज़िश्ता 3 टर्म में एमएलए रहे और 2 टर्म से विजारत की आस लगाए रुकन असम्बली संजय शिरसाट भी नायब वजीर आला का ओहदा हासिल करने भाग दौड़ करते दिखाई दे रहे हैं और संजय शिरसाट के हिमायतियों ने रेलवे स्टेशन इलाके में नायब वजीर आला संजय शिरसाट के बोर्ड्स लगा दी हैं। अब देखना यह है कि संजय शिरसाट का नायब वजीर आला बनने का ख्वाब पूरा होता है या फिर हमेशा ही की तरह उनके हिस्से में इस बार भी मायूसी ही आती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साबिक एमपी इम्तियाज़ जलील की रिहाइशगाह पर आज आदर्श महिला बैंक के डिपॉजिटर्स पहुंचे और असेंबली इंतखाबात में उनकी हार पर अफसोस का इजहार किया।
वाज़िह है कि साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त से दोचार होने के बाद उन्होंने असम्बली इंतखाबात में हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक से किस्मत आजमाई की, मगर इस मरतबा भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। नताइज उनके खिलाफ गए और मामूली वोटों के फर्क से बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सावे ये इलेक्शन जीत गए। ये और बात है कि इलेक्शन में हुई धांधलियों और नोटों की खरीदो फरोख्त से मुतालिक इम्तियाज़ जलील की जानिब से दर्ज करवाई गई शिकायत पर समाअत और फैसला होना बाकी है। इसी दरमियान आज आदर्श महिला बैंक के खातेदार और डिपॉजिटर्स ने इनकी रिहायशगाह पहुंचे और उनको मिली हार पर सख्त अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर कई खवातीन की आंखों से आंसू भी छलक पड़े। इम्तियाज जलील ने इनके आंसू पोंछे और उन्हें तयक़ुन दिया कि जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। काय आहे की मागच्या 2 वर्ष झालेले आहे की आदर्शचे जे सगळे ठेवीदार आहे त्यांच्यासोबत कुणीही उभे राहायला तयार नाही होतं। त्यांची काय वेदना होती ते कोणीही ऐकायला तयार नाही होतं। मी त्यांच्यासोबत आलो आणि मागच्या 2 वर्षापासून हे आंदोलन मी करत आहे। लोकसभेचा जेव्हा पराभव झाला होता अशाच प्रकारे ते सगळे लोक आले होते सहानुभूती द्यायला आणि हे सांगायला की साहेब तुम्ही काळजी करू नका, आम्ही तुमच्या सोबत आहे। आता विधानसभेच्या निकालानंतर स्वाभाविक आहे की हे सगळे लोकांनी माझ्यासाठी खूप मेहनत केली होती, काम केलं होतं आणि स्वाभाविक आहे तेही थोडेसे हे झालेले आहे अपसेट, म्हणून हे सगळे आले होते हे सांगायला की साहेब आम्ही तुमच्यासोबत आहे। आणि मीही त्यांना हे सांगू इच्छितो की मी त्यांना शब्द दिलं होतं पहिल्याच दिवशी की मी आमदार असो नसो, खासदार असो नसो, पण हे गोरगरीब लोकांचे जे पैसे ज्यांनी खाल्लेले आहे ते आज जेलमध्ये आहे आणि माझा एकच उद्देश आहे की त्यांच्या सर्वांचे एक एक पैसा जे आहे ते परत कशा मिळवता येतील त्याच्यामध्ये आपल्याला काही यश मिळालेलं आहे। खूप सारे लोकांचे जे छोटे ठेवीदार होते त्यांचे पैसे मिळालेले आहे, परत मिळालेले आहे। आता जे मोठे ठेवीदार आहेत त्यांच्यासाठी ही जे प्रॉपर्टीजचं ऑक्शन करायचं आहे निवडणुकीमुळे मी जास्त त्याच्यामध्ये काही लक्ष देऊ शकलं नाही होतं, पण आता आमदारकी राहिली नाही आहे तर त्यांच्यासाठी खूप जोमाने काम करेल। ते बेलवर आल्यावर तुम्ही त्यांचं स्वागत कशा करणार, नक्की करणार ना। ज्या लोकांनी ज्या पैशाच्या जोरावर हे गोरगरीब लोकांचे पैसे लुटलेले आहे आता ते जेलमध्ये आहे आणि ते मोठे मोठे वकील लावून त्यांना बेल कशा मिळतं तर त्यासाठी ते सगळं प्रयत्न करत आहे। म्हणून मी लोकांना सांगितलेलं आहे ठेवीदारांना की जेलमध्ये ते बाहेर जेव्हा येईल त्या समजा त्यांना बेल मिळालं तर आपण त्यांचं स्वागत करण्यासाठी जेलच्या समोर जाऊन आपलं पुष्पगुच्छ त्यांना देऊ। आपण गेट वेल सूनचा जसा होता ना का तर तसा एक फूल देऊ त्यांच्या हातात। राजकीय नौबत दरवाजे के इतराफ से निकाले जा रहे रास्तों का तामीरी काम गुज़िश्ता कई दिनों से इल्तिमा में पड़ा था, मगर अब जबकि इस काम में हायल मकानात के मालिकान की हरसुल में बास आबादकारी का हुक्म म्यूनसिपल कमिश्नर ने अपने मातहतीन को दिया, ये रुका हुआ तामीरी काम जल्द शुरू होने के इम्कान है। नाजरीन, AMC इंतज़ामिया ने हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से फराहम करदा फंड से शहर में जो रास्ते तामीर करवाए हैं उनमें सिटी चौक तक पंचकुआ नाले तक की सड़क और पुल भी शामिल हैं और ये काम अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस पुल से चंद फरलांग के फासले पर तारीखी नौबत दरवाज़ा भी मौजूद है जिसके दरमियान से आमदरफ्त जारी थी, जिसकी वजह से इस तारीखी असासे को नुकसान पहुँच रहा था। लिहाजा इस विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने इस तारीखी दरवाजे से गुजरने वाली सड़क को बंद करके उसके अतराफ से सड़क बनाने का फैसला किया। चूँकि दरवाजे के दाईं जानिब पंचकुआ कब्रस्तान है और यहाँ की इंतज़ामी कमेटी ने शहर की तरक्की के लिए कब्रस्तान की हदूद से सड़क तामीर करने के लिए NOC दे दी और ख़ुद ही उसकी हिफाजती दीवार पीछे सरका ली, जिसके बाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड से इस जानिब की सीमेंट रोड का काम मुकम्मल कर लिया, मगर दूसरी जानिब रिहायशी मकानात होने की वजह से मुतासरीन की बाज़ाबादकारी और उन्हें मुआवजा देने का मसला पैदा हो गया। चूँकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की माली हालत ठीक नहीं है, लिहाजा म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए हरसूल की जगह पर उन्हें मकानात देने का फैसला किया है और म्यूनिसिपल अफसरान को हिदायत दी है कि यहाँ के मुतासरीन की हरसूल में बाज़ाबादकारी के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के इस इक़दाम से
रास्ते के तामीरी काम में आ रही रुकावट दूर होने का इम्कान है। उम्मीद की जा रही है कि इल्तिवा में पड़ा ये काम जल्द पाए तकमील को पहुँच जाएगा। साबिक राब्ते वज़ीर व मौजूद रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार के ख़िलाफ़ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस तरह का तल्ख रिमार्क देते हुए होम डिपार्टमेंट को आइंदा 12 दिसंबर तक अपना तहरीरी जवाब दाखिल करने का हुक्म बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दिया। वाज़ेह है कि फ़िलहाल शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार इससे पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल थे और इसी पार्टी से एमएलए भी मुंतखब हुए थे। साल 2009 से 2011 के दरमियान जब वो सिल्लोड़ सोएगांव के रुकन असम्बली थे, उन्होंने अपने एमएलए फ़ंड का गलत इस्तेमाल किया और उनके हल्क़े इंतखाब की हदूद में मौजूद अंभई, अंधारी, फरदापुर और सोएगांव इन 4 मकामात में सभागृह की तामीर के लिए दिए गए फ़ंड का गलत इस्तेमाल करते हुए इससे अपनी सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले स्कूल में कमरे तामीर करवा लिए। इस तरह की शिकायत बीजेपी के उस वक्त के तालुका सदर दिलीप दानेकर ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के पास की थी, जिस पर फडणवीस ने इस मामले की जांच सीआईडी के सुपुर्द कर दी थी। साल 2018 में इस मामले की जांच रिपोर्ट सीआईडी डिपार्टमेंट की जानिब से होम डिपार्टमेंट को पेश कर दी गई थी, लेकिन हुकूमत ने रिपोर्ट के मुताबिक आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर दिलीप दानेकर और सोशल वर्कर महेश शंकर पल्ली ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल की थी, जिसकी समाअत के बाद फाजिल बेंच ने 26 मार्च 2024 को अपना फैसला सुनाया कि अब्दुल सत्तार के खिलाफ अंदरूने 8 हफ्ते कार्रवाई की जाए। लोकसभा इंतखाबात का बहाना आगे करते हुए होम डिपार्टमेंट ने कार्रवाई के लिए फाजिल बेंच से मज़ीद 8 हफ्तों की मोहलत तलब कर ली। उसके बाद ये म्याद ख़त्म होने पर होम डिपार्टमेंट ने फिर से मोहलत दिए जाने के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, मगर फाजिल बेंच ने 24 सितंबर 2024 को ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उसके बावजूद होम डिपार्टमेंट की जानिब से अब्दुल सत्तार के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद पिटिशनर्स ने तौहीन अदालत का मुकदमा दाखिल किया, जिस पर जस्टिस RW जोशी और जस्टिस विभा कांकनवाड़ी ने ये नतीजा अख्ज़ किया कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से अब्दुल सत्तार के खिलाफ मुकर्ररा म्याद में कार्रवाई नहीं की गई, लिहाजा हुक्म दिया कि डिफेंडेंट नंबर 1 होम डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी 12 दिसंबर तक अपना तहरीरी बयान अदालत में पेश करें। ये इत्तला पिटिशनर्स ने दी है। इसी तरह हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि अब्दुल सत्तार को काबीना में शामिल न किया जाए। सन 2009 व 2011 या कालावधीत सिल्लोड सोयगावचे आमदार असताना अब्दुल सत्तार यांनी आमदार निधीचा गैरवापर केला। हा निधी त्यांनी ग्रामपंचायत येथे 4 गावाच्या ग्रामपंचायतमध्ये सभागृह बांधण्यासाठी दिला होता, परंतु सभागृह न बांधता त्यांनी ह्या निधीचा गैरवापर त्यांच्या संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बांधण्यासाठी केला। प्रकरणामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जेव्हा आदेश दिले, प्रकरणात सीआयडी चौकशी प्रस्तावित झाली, त्यानंतर त्याचा अहवाल त्यांच्या टेबलावर सादर करण्यात आला, परंतु तत्कालीन भाजपा तालुकाध्यक्ष दिलीप दानेकर यांनी पाठपुरावा करून सुद्धा कारवाई झाली नाही। त्यामुळे आम्ही प्रकरणामध्ये माननीय उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती। मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणामध्ये गृह खात्याला 8 आठवड्यात अब्दुल सत्तार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु तब्बल 2 वेळा वेळ वाढवून देऊन सुद्धा कारवाई करण्यात आली नाही। त्यामुळे आम्ही प्रकरणामध्ये माननीय उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती। त्यानुसार आमची अवमान याचिका न्यायालयाने दखल त्याची घेतली। त्यानुसार त्यांनी गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस काढून त्याबाबत खुलासा मागितलेला आहे। माझा आरोप आहे की अब्दुल सत्तार इतके भ्रष्ट व्यक्ती असताना, भ्रष्ट आमदार असताना सरकार त्यांना का वाचवत आहेत, वारंवार त्यांना संधी का दिल्या जात आहे। अशा भ्रष्ट व्यक्तीला आता येत्या मंत्रिमंडळामध्ये कोणतेही स्थान देण्यात येऊ नये, तसेच त्यांना कोणतेही मंत्रिपद देण्यात येऊ नये, नसता भाजपाचे नाव खराब होईल। आज बहुमताने महाराष्ट्रामध्ये भाजपाची सत्ता आलेली आहे। देवेंद्र फडणवीस लवकरच हे मुख्यमंत्री बनणार आहेत। जर अशा व्यक्तीला त्यांनी मंत्रिमंडळात स्थान दिले तर त्यांचं नाव सुद्धा खराब होण्याची शक्यता आहे। तरी माझे शासनाला आव्हान आहे की अशा भ्रष्ट व्यक्तीला
सरकारच्या बाहेर ठेवण्यात यावे आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी। बाज़ारों में बड़ी मिक़दार में गुलाब की आमद के सबब उसकी कदर कीमत घट गई है और हाल ये हो गया है कि फूलों का राजा कहलाए जाने वाले गुलाब का कोई ख़रीदार दिखाई नहीं देता, जिससे गुल फरोश परेशान दिखाई देने लगे हैं। नाजरीन, आज से एक माह कबल दिवाली, दशहरा और दीगर त्यौहार होने के सबब फूलों की मांग में इजाफा हो गया था और डिमांड को देखते हुए गुल फरोशों ने भी ऊंचे दाम फूल फरोख्त किए थे, जिससे न सिर्फ इन ताजिरों बल्कि फूल उगाने वाले किसानों को भी अच्छी खासी आमदनी हुई थी। मगर दिवाली के बाद अचानक असेंबली इंतखाबात आ गए और अब कोई त्यौहार भी नहीं है, जिसकी वजह से 80 ता 100 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने वाले झंडू के फूल आज 10-15 और बहुत हुआ तो 20 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। यही हाल फूलों का राजा कहलाए जाने वाले गुलाब की भी हो गई। एक माह कबल तक गुलाब 80 ता 100 रुपये फ़ी दर्जन फरोख्त हुआ और अब जब ये 20 से 30 रुपये फ़ी दर्जन दस्तयाब है, फिर भी इसका बाजार में कोई कदरदार दिखाई नहीं देता और कारोबार ठप पड़ा है। फूलों को मुनासिब दाम ना मिलने के सबब गुल फरोश और फूल उगाने वाले किसानों के चेहरे मुरझाए मुरझाए से दिखने लगे हैं। मी श्रीराम गोजरे आणि सध्या आपण फुल मार्केटमध्ये आलेलो आहे। फुल मार्केटमध्ये आपण आहे आणि याच्यामध्ये समजा आपण झेंडूबद्दल बोलत आहे तर झेंडूचे खूप आज सध्या तर खूप भाव उतरलेले आहे। अगोदर चांगले 50-60 रुपये किलोने विकत होता झेंडू, आता फक्त तो 10 आणि 20 रुपये किलोने विकतोय। याच्यामध्ये खूप शेतकऱ्याचं नुकसान होतंय। जितका आपण त्याच्यावरती खर्च करतोय, आपण शेतकरी जे खर्च करताय झेंडूवरती, तितकं उत्पादन पण निघत नाही। झेंडूंची फुलांची आवक वाढलेली आहे आणि सध्या धंदे वगैरे काहीच नाही, त्यामुळे मध्ये विलक्षण आलं, त्याच्यामुळे उठाव नव्हता, काहीच नव्हतं। आणि आता सध्या मार्गशीर्ष महिना सुरू झालेला आहे, 1-2-3 दिवसात मार्केट वाढून जाईल। असं वाटतं की बस शेतकऱ्याला जे आम्हाला भेटत होते 150-200 रुपये कमीत कमी आज 30-40 रुपयांनी जावा, पण तरी सुद्धा मार्केट कमी असल्या कारणाने 10-15 रुपयाने आम्हाला फुलं भेटू लागले। तर आता आमचा आता सध्या फायदा वाटतो, पण नंतर पुन्हा शेतकऱ्याचा फायदा व्हावा अशी आमची प्रतिक्रिया आहे। फुलांचे दर गणपतीपासून जे आहे त्या फुलांना चांगला भाव होता, गुलाबांना 300-400 रुपये किलो पर्यंत जात होते, परंतु आज अचानकपणे भाव खाली आलेले आहे। फुलांचे भाव आज तरी पण 20 रुपये गड्डी चालू आहे, तरी पण फुलांचे भाव वाढण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे। थंडीमुळे माल पण कमी आलेला आहे। रोल नमस्कार, मी फुल मार्केटमध्ये आलेलो आहे। तुम्ही बघत आहे फुल आपण जे आधी फक्त गुलाबाचे भाव इथं वाढलेले आहे। आधी 100 रुपये 80 रुपये भेटायचे, पण आता 150 रुपयाप्रमाणे गुलाब भेटत आहे। गावरान गुलाब आहे, चांगला आहे तो, आणि दुसरे गुलाब आहे तो स्वस्त झालेला आहे, तो 20 रुपयाला गड्डी भेटत आहे फक्त। आणि झेंडूचे दर खूपच खाली उतरलेले, 30 रुपये आणि होलसेलमध्ये घेतलं तर 20 रुपयालाच भेटत आहे। जरबेरा नाही आहे, पण झेंडू आणि शेवंती 30 रुपये किलोने भेटत आहे, म्हणजे ते एकदम स्वस्त झालेले आहे। कशामुळे? मला वाटतं थंडीचं आणि आवक जास्त असल्यामुळे ते स्वस्त झालेलं आहे असं मला वाटत आहे। मुजाहिद आज़ादी कॉमरेड एडवोकेट मनोहर टकसाल की तीसरी बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने शहर में एक रैली निकाली गई और सेमिनार मुनक़िद किया गया। वंदन मानसाला इस इनकलाबी गीत के साथ सेमिनार का आगाज़ अमल में आया, जहां दी वायर के एडिटर सिद्धार्थ वर्द राजुन का खुसूसी लेक्चर बोलने की आज़ादी और चैलेंजेस के अनुवार से रखा गया। मुजाहिद आज़ादी कॉमरेड एडवोकेट मनोहर टकसाल की तीसरी बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से ये प्रोग्राम एडवोकेट मनोहर टकसाल प्रतिष्ठान की जानिब से गांधी भवन में रखा गया। इस सेमिनार में प्रतिष्ठान के सदर सो खंडालकर, नायब सदर प्रोफेसर कामरेड राम बाहेती, सेक्रेटरी कामरेड भीमराव बंसोड़े, प्रोफेसर भारत शिरसाट, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट के.सी. हरिदास, डॉक्टर वासुदेव मलाटे, एडवोकेट रमेश भाई खंडागड़े, एडवोकेट वैशाली डोडस, एडवोकेट कॉमरेड भगवान भोजने और एडवोकेट कॉमरेड अभय टकसाल भी शरीक थे। वार का जिक्र हुआ, लेकिन वार अकेला नहीं है। मैंने खुद ऑल्ट न्यूज मोहम्मद जुबैर की बात की। बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ अखबार भी हैं जो आज भी अपना काम कर रहे हैं। एक चैनल था जिन्होंने कोशिश किया, एनडीटीवी, उन पे मुकदमा दर्ज हुआ, सीबीआई रेड हुआ, उनके प्रमोटर्स को हिंदुस्तान से बाहर जाने पे रोक लगाया गया 4-5 साल के लिए। बताया गया कि जी बहुत बड़ा टैक्स फ्रॉड किया, ये बैंक लोन में फ्रॉड हुई, तो सीबीआई का केस दर्ज हुआ और फिर वो दबाव बढ़ता गया चैनल पे। आखिर में हमने पढ़ा 2 साल पहले, आप सबने देखा किस तरह से उस चैनल के मालिकों ने अपना चैनल अडानी को बेच के फिर वो वहां से निकल गए। बाजार सौंगी से जैतखेड़ा जाने वाले रास्ते के किनारे नौ तामीर शुदा पंखों की खुदाई एक खानगी टेलीफोन कंपनी की जानिब से की गई,
जिसकी वजह से अवाम को आमोदरफ्त में दुश्वारियों का सामना है और वो मुतल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में इस सड़क में मौजूद गड्ढों को बंद करके राहगीरों और व्हीकल सवारों को होने वाली परेशानी से निजात दिलाई गई, मगर गुज़िश्ता 15 दिन से एक खानगी टेलीफोन कंपनी की जानिब से साइड पंखे खोद कर वहां केबल डालने का काम जारी है। मज़कूरा ठेकेदार साइड पंखों से खुदाई के दौरान निकली हुई मिट्टी डामर रोड पर ही डाल रहा है, जिसके सबब यहाँ आमोदरफ्त के लिए रास्ता बाकी ही नहीं बचा और इस पर सितम यह है कि मिट्टी डालने से ये सड़क भी उधड़ने लगी है। मुताल्लिका ठेकेदार से इस ज़िमन में जब वजाहत तलब की गई तो उसने बताया कि ये काम BNC डिपार्टमेंट से इजाज़त लेकर ही किया जा रहा है, मगर कानून के मुताबिक साइड पंखों से मुत्तसिल ज़मीन खोद कर वहाँ केबल डाला जाना चाहिए और मज़कूरा ठेकेदार साइड की ज़मीन में केबल डालने की बजाय साइड पंखों ही को खोद कर वहाँ केबल बिछा रहा है। इलाके के साकिनान का मुतालबा है कि मुतल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे और उन्हें होने वाली परेशानी से फौरी निजात दिलाई जाए। ताल्लुका सिल्लोड़ के बाज़ार में फ़रोख्त के लिए ले जाया जा रहा सरकारी राशन दुकान का 18 कुंटल अनाज जेरंडी गांव के करीब दही अवाम ने पकड़ लिया और वो अनाज ग्राम पंचायत दफ्तर के सुपुर्द कर दिया गया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक अक्सर व बेशतर सरकारी राशन दुकानों पर फरोख्त किए जाने वाले अनाज की कालाबाजारी होती है और अवाम के हिस्से का अनाज ब्लैक मार्केट में फरोख्त कर दिया जाता है और राशन कार्ड होल्डर्स अनाज से महरूम रह जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया जेरंडी देहात से करीब पेश आया। राशन दुकान के लिए फराहम करदा 18 क्विंटल अनाज, जिसमें गेहूं के 3 थैले, चावल के 7 थैले, जवारी का 1 थैला और आंगनवाड़ी के तलबा के लिए फराहम करदा मिड डे मील 2 थैले, इस तरह से 11 थैले अनाज ब्लैक मार्केटिंग के लिए सिल्लोड़ ले जाया जा रहा था। गांव वालों ने इस गाड़ी को रोक लिया और अनाज समेत ये गाड़ी पंचायत समिति दफ्तर पहुंचा दी। ग्राम पंचायत मुलाजिमीन के जरिए पंचनामा करवाने के बाद नायब सरपंच संजय पाटिल, ग्राम पंचायत के साबिक रुकन संजीवन सोनोने और दिलीप पाटिल ने इस मामले की इत्तला सोयगांव पुलिस को दी और मस्कुरा पुलिस मुलाजिमीन ने गाड़ी समेत 18 क्विंटल अनाज के 11 थैले जब्त कर लिए। इस वाक़े के बाद ताल्लुका सोयगांव में उल्टी सीधी बातें सुनने में आ रही है। सिटी ट्रैफिक ब्रांच 2 के तहत रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी का इफ्तिताह आज अमल में आया। इस मौके पर पुलिस अफसरान की जानिब से ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने वालों का गुलाब देकर इस्तेमाल किया गया। वाज़ेह रहे कि सिटी ट्रैफिक ब्रांच के API डॉक्टर विवेक जाधव की रहनुमाई में रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी की मरम्मत व ब्यूटिफिकेशन का काम मुकम्मल करवाया गया, जिसका आज इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर हेलमेट पहनकर 2 व्हीलर चलाने वाले शहरियान, इसी तरह यूनिफॉर्म पहनने वाले और बैच का इस्तेमाल करने वाले रक्षा ड्राइवर्स के साथ साथ कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने वाले शहरियान का API डॉक्टर जाधव ने फूल देकर इस्तकबाल किया। ट्रैफिक मुलाजमीन की जानिब से शहरियान में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक बेदारी भी पैदा की गई। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरसुल तालाब 100% भरा होने के बावजूद कदीम शहर के साकिनान को सप्लाई हो रहा है 8 से 10 दिन की गैप से पानी। वाटर शटडाउन से यहाँ की सप्लाई का ताल्लुक न होने के बावजूद म्यूनिसिपल इंजीनियर्स कर रहे हैं यही बहाना। मुताल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान, अवामी नुमाइंदों की खामोशी भी मानाखेज। असेंबली इंतखाबात के नताइज जाहिर हुए, गुजर गया पूरा एक हफ्ता। महायुति का मुकम्मल गलबा होने के बावजूद अब तक हल नहीं हो सका वजीर आला का मामला। ख्वाहिशमंदों की जानिब से शहर में जारी है बैनरबाजी, आगे आगे देखिए होता है क्या। नौबत दरवाजे से मुत्तसिल सड़क की तामीर में हायल मकानात के मुतासिरीन की हरसुल में बाज आबादकारी का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया हुक्म। इल्तिमा में पड़े इस रास्ते का तामीरी काम जल्द पाए तकमील को पहुंचने की है उम्मीद। और सरकारी राशन दुकानों की अनाज की कालाबाजारी है जोरों पर। दही साकिनान ने पकड़ा ताल्लुका सिल्लोड़ के जेरंडी मुकाम पर ब्लैक मार्केटिंग के लिए ले जाया जा रहा अनाज और किया पुलिस के हवाले। इसी के साथ MCN खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।